सभी का क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। मैं रिंकल कामरा आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, और उसके अंदर जो आज रहेगा वो रहेगा टॉपिक हमारा लोकल गवर्नमेंट, या हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। जितने भी वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे। आपको हर चीज़ समझ आएगी, कमेटीज़ क्यों बनी, क्या क्या कमेटी थी, और साथ में पंचायत की बात करेंगे और म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, लोकल गवर्नमेंट होता क्या है। देखो, हमारी 3 गवर्नमेंट होती हैं। एक को हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जो कि पूरे सेंटर के लिए काम करती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, पहले ये 2 ही गवर्नमेंट होती थी। अब मान लो किसी गांव के लिए काम करना है, ठीक है, किसी गांव के लिए काम करना है, किसी विलेज के लिए काम करना है, तो वहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, वहाँ पर कैसे काम किया जाएगा। भाई, यूनियन वाले पैसा दे सकते हैं, क्या यूनियन मिनिस्टर वहाँ पर एक गांव में जाकर काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या स्टेट वाला कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक सीएम कैसे बार बार जाएगा? तो पावर को, अगर हम बोलें, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का क्या कर देना, विकेंद्रीकरण कर देना, डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी गवर्नमेंट पावर डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है, तो बोलोगे लोकल गवर्नमेंट है। कि जो पहले सेंटर और स्टेट में पावर थी उसको हमने पावर को नीचे लेवल पर दिया, डिसेंट्रलाइज किया, इसी को इसलिए वजह हम बोलते हैं पावर डिसेंट्रलाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, यूनियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट काम करती है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा हमारा संविधान बोलता है, वो हम समझेंगे। अब देखो, क्या लोकल गवर्नमेंट भारत में आज़ादी के बाद आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें, सबसे पहले चोल साम्राज्य, चोल डायनेस्टी के अंदर लोकल गवर्नमेंट की झलक देखी गई थी। अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं तो आपने पढ़ा भी होगा कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे बोला गया है। एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन का जनक किसे बोला गया है? वॉइसरॉय हैं। नाम क्या है? लॉर्ड रिपन। मद्रास के अंदर, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर एक तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था, और इसी वजह से लॉर्ड रिपन 1882 में, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब हमारा संविधान, ये तो हुआ आज़ादी से पहले। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी चाहते थे कि गांव के अंदर पंचायत हो, लेकिन कुछ विरोध करने वाले भी थे उसके अंदर। गांधीयन प्रिंसिपल तो बोलता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे क्या किया था? विरोध किया था। फिर बाद में संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में डाल दिया गया। देखो, पंचायत तो होती है तब भी, लेकिन पावर, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, है ना। बोला कि ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, किसको? पंचायत को। एम्पावर करना है, पावर्स देनी है किसको? पंचायत को। आर्टिकल 40 में बोला गया, और 40 हमको समझ आता है, किस में आता है वो मेरा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि स्टेट पर पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन बोला गया कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, एम्पावर करो, उनको पावर दो, उनको पैसा दो, उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाए। और वो किस में डाला गया था? आर्टिकल नंबर 40 में। ये डीपीएससी में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब हम 40 संविधान हमारा लागू हो चुका है। हमको एक बात समझ आती है कि जब गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। कहने का मतलब है, अब संविधान ने डायरेक्शन तो दे दी, अब उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए कि कैसी पंचायत हो, कैसे कैसे काम करें, वो सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं, और कैसे कैसे कमेटीज़ बनी, उन सब की हम बात करते हैं। देखो, एक सबसे पहले एक प्रोग्राम चलाया गया था, है ना, पिछले साल ही सीजीएल में क्वेश्चन आया था एक, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
जो कि हुआ था कब, 2 अक्टूबर 1952 को, एट टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल गवर्नमेंट। यानी सिंपल सी बात समझ आती है। क्वेश्चन हमारे लिए एक तो ये आया था इस साल कि ये कब हुआ था, ये किसके लिए था, किसके लिए था, कैसे गांव का विकास हो, कैसे हमारी पंचायत ऑर्गेनाइज की जाएंगे, कैसे एम्पावर किया जाए, उसके लिए हमको प्रोग्राम चलाया था। द प्रोग्राम इज कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। नाउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है जिससे एग्जाम में आप कई बार देख चुके हो, इट इज कॉल्ड बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में बनाई गई। ये कमेटीज बनाई जाती हैं कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए, सुधार करने के लिए। टाइम है पंडित जवाहरलाल गवर्नमेंट का, और इस कमेटी को बनाया गया और पूछा गया कि जो हमारी पंचायत है वो कैसी होनी चाहिए। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भारत के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए वो 3 स्तर पर होना चाहिए। एक गांव के अंदर हो, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्राम पंचायत। क्या हो, एक ग्राम पंचायत। एक पूरे ब्लॉक पर जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लॉक समिति। और एक पूरे जिले के ऊपर एक क्या करेगा, जिला परिषद। ऐसा रिकमेंडेशन दिया किसने भाई, हमारी रिकमेंडेशन बहुत सारी थी। हमको एग्जाम के लिए एक बात याद रखनी है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किसके लिए थी, लोकल गवर्नमेंट के लिए थी, या फिर हम बोल सकते हैं किसके लिए थी, पंचायत के लिए थी। दूसरा, इसने क्या रिकमेंडेशन दी, 3 स्तर की रिकमेंडेशन दी थी। यहाँ तक ठीक है। इसने ये नहीं बताया कि पंचायत के पास फंडिंग कहाँ से होगी, पंचायत का इलेक्शन कैसे होगा, ये सब बात इसने नहीं की है। उसके बाद इस बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भारत के अंदर पहली बार पंचायती चुनाव होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पंचायती इलेक्शन। क्या होता है भाई, फर्स्ट पंचायती इलेक्शन। एक बात और ध्यान रखना, भारत का संविधान जो पंचायत है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। किसका है, 5वीं स्टेट लिस्ट के अंदर है, 5th पोजीशन। पंचायत एक राज्य सूची का विषय है। डेट लॉ विल बी मेड बाय होम, स्टेट, नॉट बाय द सेंटर। तो पावर स्टेट्स को ही है। और पहली बार पंचायती इलेक्शन राजस्थान की गवर्नमेंट कराती है, कहाँ पर, नागौर जिले में। एग्जाम में कई बार आ चुका है। राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती चुनाव हुआ था, और कब हुआ था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जब पहली बार पंचायती चुनाव हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री भी उस टाइम कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसके लगभग थोड़े दिन के बाद आंध्र प्रदेश में दूसरा पंचायती चुनाव देखा जाता है, यानी 11 अक्टूबर को। कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये पूछ सकता है कि दूसरी बार पंचायती चुनाव कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये पंचायत बिल्कुल फेल हो गई थी, फेल्ड। रीज़न एक ही था भाई, जब तक आप पंचायत को फंड नहीं दोगे, क्या क्या काम कैसे होगा, ये चीज़ नहीं बताओगे तो कैसे पंचायत चलेगी, उसके पास क्या पावर्स रहेंगी, कौन से केसेस को वो सॉल्व करेगा, ये सब क्लियर नहीं हुआ था। इस वजह से ये पंचायत क्या हो गई, सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद एक कमेटी बनती है। ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि कौन सी कमेटी पंचायत के लिए बनी थी। कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। द कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1977 एंड द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1978 एंड दैट कमेटी इसने रिकमेंड किया कि भारत के अंदर जो पंचायत होनी चाहिए वो 2 टायर पर होनी चाहिए। 3 टायर की बात इसने नहीं की थी। इसने बोला था कि गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत हो और इसको देखने के लिए क्या रहे, एक जिला परिषद रहे। क्या रहे, जिला परिषद। इसने केवल 2 टायर 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। साथ में ये बोलता है कि रिजर्वेशन किया जाए, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन हो। इसने बोला एससी का रिजर्वेशन हो
और साथ में बोला एसटी का इसकी रिकमेंडेशन थी, किस कमेटी की थी ये? अशोक मेहता कमेटी। अब एक कमेटी फिर बनती है, द कमेटी इज कॉल्ड GVK राव कमेटी। मैं आपको कमेटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये इनमें से कौन सी कमेटी पंचायत रिकमेंडेशन के लिए नहीं थी, ठीक है? तो ये सभी कमेटी हमको ध्यान रखनी है। एक कमेटी है GVK राव, इसने रिकमेंड किया कि भारत के अंदर 4 टायर होने चाहिए। भाई अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है हमको, तो ये बोलता है एक ग्राम पंचायत हो, एक ब्लॉक समिति हो और एक हमारा जिला परिषद हो। इसको देखने के लिए पूरा क्या रहे? स्टेट पर पंचायत रहे। रिकमेंडेड द 4 टायर गवर्नमेंट इन पंचायत। हु रिकमेंडेड? GVK राव। एक कमेटी बनती है फिर LM सिंघवी कमेटी। ये कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कमेटी बनी थी 1985 और ये बनी है 1986। सरकार है इस टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट है। LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन भी हो, वो सब बातें ये भी करता है और साथ में बोलता है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए और संसद के अंदर एक बिल लाया जाता है संवैधानिक बनाने के लिए, जिस बिल का नाम है 64th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन ये बिल लैप्स हो जाता है। इसके बाद एक कमेटी और याद रख लेना, द कमेटी इज कॉल्ड गडगिल कमेटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कमेटी बनी थी 1988। इसने भी बोला था कि इसको क्या स्टेटस मिल जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए। जो फाइनली हमारी पंचायत को, इसके बाद VP सिंह गवर्नमेंट आती है, वो भी पास नहीं करवा पाती। फाइनली PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है और इसको पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। जितनी भी रिकमेंडेशन फिलहाल गडगिल कमेटी ने की थी, वही लगभग सभी बातें मानी गई हैं जो कि PV नरसिम्हा गवर्नमेंट ने जिस बिल को पास किया था, और उस पंचायत को क्या मिल जाता है? एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम समझेंगे टॉपिक पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी और आप घर पर रहकर हर टॉपिक क्वेश्चंस भी अच्छे से कर रहे हो। क्लियर है? अगर आपको यूज़फुल लगता है मेरा जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो आप इसको रिकमेंड भी कर सकते हो, ठीक है? ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे। थैंक यू।